हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेपी सर केमिस्ट्री में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपको पॉलिटेक्निक बैक पेपर एग्ज़ाम 2024 जून में हुआ था, उसके 60 क्वेश्चन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगर 60 क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन आते हैं, यदि आप उनको कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं या लर्निंग नहीं करते हैं या क्या प्रॉब्लम रहती है, जो बैक पेपर लग जाता है। जबकि बैक पेपर लगने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। जो आप नहीं करते हैं तो आप पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए, बैक पेपर न लगाइए। बैक पेपर का मतलब है कि आप बैक हो गए हैं। अगले सेमेस्टर की तैयारी करेंगे कि बैक पेपर तैयारी करेंगे, आपका दिमाग टेंशन में रहेगा। और आप जानते हैं जहाँ टेंशन होता है वहाँ कोरोजन अधिक होता है, और जहाँ कोरोजन होगा तो मेटल ख़राब हो जाती है। तो दिमाग में कोरोजन होगा तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इस तरह से टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो 10 क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। जो बैक पेपर हुआ था जून 2024 में, उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। 12 क्वेश्चन आते हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, राइट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द किलोग्राम। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में आपको बताना था। किसमें बताना था? किलोग्राम में। हो सकता है किताबों में ग्राम में दिया हो, तो कितना होता है आपका किलोग्राम में कितना होता है, ध्यान रखना हमेशा। 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर आपका ग्राम में पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में होगा जाके तो -28 होगा। और अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो -31 होगा। सबको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻13 ग्राम या 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। बड़ा सरल पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का मास पूछा गया था, द्रव्यमान पूछा गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। कि कार्बन एटम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एटम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्ञात होना चाहिए। कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और पता लगाएंगे कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें अनपेयर कितने हैं। तो कितना होगा देखो भाई, 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, 6 है आपके, तो 2 है इलेक्ट्रॉन। बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे जाके तो कितने अनपेयर हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर मिल जाते हैं कार्बन एटम के ग्राउंड स्टेट में। ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। यानी सामान्य अवस्था में कार्बन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ये देखिए बाहरी कक्षा 2s2 और 2p2 है। ये ग्राउंड स्टेट है तो आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी जाके तो कितने अनपेयर हो जाएंगे? एक्साइटेड में क्या होता है कि 2s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें चला जाता है।
तो कितने हो जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कब होंगे जाके 4? जब एक्साइटेड स्टेट होगी जाके। एक्साइटेड स्टेट में आपके यानी उत्तेजित अवस्था में कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट माने सामान्य अवस्था में कार्बन में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको ध्यान रखना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पी ऑर्बिटल करेंगे जाके तो 2 अनपेयर होते हैं सामान्य अवस्था में। अगर उत्तेजित अवस्था करते हैं तो एस ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, जिसके कारण कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात आती है, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। दूसरा हो गया कार्बन का। तीसरा दिया गया विच बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 और BF3। यानी NH3 और BF3 जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पेयरिंग हो रही है तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट दे रहा है और दूसरा एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ना कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है देखो ध्यान से। इस पर क्या है 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये क्या है बोरान है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। यानी इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप जानते हैं यदि कोई स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीसीज को डोनेट करके बॉन्ड बनाती है तो बॉन्ड कौन सा कहलाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। तो ये NH3 2 इलेक्ट्रॉन BF3 को डोनेट कर देती है, जिसके कारण इनके कॉम्बिनेशन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे उप संयोजक बंध कहते हैं। देखो ये नाइट्रोजन है, ये बोरान है, इस पर 3 बॉन्ड हैं, इस पर भी 3 बॉन्ड हैं, लेकिन इस पर जो लोन पेयर होता है ये किसको दे देता है, बोरान को दे देता है, जिसके कारण इस पर एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो NH3 और BF3 में क्या बनता है, BF3 था तो कर लो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना जाके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। तो आपका क्वेश्चन हो गया जाके थर्ड। NH3 और BF3 जब कॉम्बिनेशन करेंगे जाके तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है जो बोरान को डोनेट कर देता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार का बॉन्ड का निर्माण होता है जिसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। अब आपका पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मॉडर्न पीरियड लॉ। आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं, आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में जब एलिमेंट्स को रखा गया है तो पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ है। वहीं से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का निर्माण होता है कि एलिमेंट माने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब लोग परमाणु भार कर देंगे तो ये मॉडर्न नहीं बचेगा, फिर लॉ हो जाएगा, पीरियोडिक लॉ हो जाएगा। लेकिन अगर मॉडर्न करना है तो तत्वों के या एलिमेंट्स की फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं,
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन कौन सा आता है, ध्यान से दीजिए आपका। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का हमने कही दिया जाके है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रम के आवर्ती फलन होते हैं, उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। यानी H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए H2O में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से, इसमें क्या हुआ, सल्फर जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कैसा होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि से जुड़ता है, किसे, जब हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ता है तो एक विशेष प्रकार का बॉन्ड का निर्माण करता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और आप जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो लिक्विड होता है और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है वो गैस होता है। अतः H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए लिक्विड है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये गैस अवस्था में होता है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, व्हाट इज द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल कंटेनिंग 8% आइसोऑक्टेन एंड 20% एन हेप्टेन। तो आप जानते हैं कि ऑक्टेन नंबर जो होता है आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिला देते हैं तो ऑक्टेन नंबर मिल जाती है। ऑक्टेन नंबर की सहायता से हम क्या करते हैं, डीजल या गैसोलीन की क्वालिटी का पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्टेन नंबर में एन हेप्टेन का जो परसेंटेज होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर 20% 0 के बराबर मान लिया जाके तो फ्यूल की ऑक्टेन नंबर कितनी बची, 8 हो जाएगी। कितनी होगी, 8 हो जाएगी actually। और ऑक्टेन नंबर से हम गैसोलीन या पेट्रोल की क्वालिटी का पता लगाते हैं। तो परसेंटेज दिया गया आइसो ऑक्टेन का दिया गया होगा और एन हेप्टेन का दिया गया होगा, तो एन हेप्टेन का हम 0 मान लेते हैं। जितनी संख्या प्राप्त होती है वो फ्यूल की ऑक्टेन नंबर कहलाते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 80% आइसो ऑक्टेन है इसलिए ऑक्टेन नंबर कितना होगा जाके, 80 होगा जाके। ठीक भाई। फिर आपका क्वेश्चन ये है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट। वेरी गुड। सॉलिड लुब्रिकेंट का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। सॉलिड लुब्रिकेंट का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रेफाइट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। मोलिब्डेनम सल्फाइड भी सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है भाई। फिर आता है ये 8वां क्वेश्चन है, डिफाइन पीएच वैल्यू। कि पीएच वैल्यू से आप क्या समझते हैं, और पीएच वैल्यू से हम सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में पता लगाते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे करोगे पीएच वैल्यू की, किसी सॉल्यूशन में उपस्थित, सॉल्यूशन माने बिलियन, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के निगेटिव लॉगरिथम को क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऋणात्मक लॉगरिथम को उस सॉल्यूशन का पीएच कहते हैं। अतः पीएच बराबर होता है -log पीएच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे जाके, पीएच मान की परिभाषा कर लेंगे कि किसी सॉल्यूशन का पीएच मान जो होता है उस सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के निगेटिव लॉगरिथम के बराबर, निगेटिव लॉगरिथम के बराबर होता है। ये पीएच वैल्यू की हो गई जाके। अब देखते हैं ये क्या कहा गया है, 77 डिग्री क्लार्क हार्डनेस इक्विवेलेंट टू ppm।
यानी 77 डिग्री क्लार्क हार्डनेस कितने मान के ppm के कितने मान के बराबर होती है। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री क्लार्क बराबर होता है 14.254। तो 77 डिग्री क्लार्क किसके बराबर हो जाएगा जाके, तो 77 डिग्री क्लार्क बराबर हो जाएगा इसमें 14.254 में कितना करते हैं 77 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आपका आना चाहिए 1097 इंटू 254 के करीबन आता है। ठीक है, तो 1 क्लार्क डिग्री होती है ठीक है 14.254 ppm के बराबर होती है। तो ppm होता है, निकाल देंगे। तो ये आपका होगा जाके 9वां 10वां। देखिए, द क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ डीजल इज कैरीड आउट, यानी डीजल की क्वालिटी को किसके द्वारा कैरी आउट करते हैं। जिस तरह से हम गैसोलीन या पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर से नापते हैं, उसी प्रकार डीजल की कंट्रोल क्वालिटी को हम C10 नंबर से मेजर करते हैं। किससे करते हैं, C10 नंबर। तो यहाँ कितना हो जाएगा C10 नंबर। पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर, तो डीजल की क्वालिटी को करेंगे C10 नंबर द्वारा कैलकुलेट करते हैं। फिर यह क्वेश्चन ये, द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इच, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयन होते हैं। कौन कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। तो आयन के बिना कुछ नहीं होगा जाके। तो यहाँ क्या होगा जाके, आयन आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द IUPAC नेम ऑफ HCOOC ये आपका IUPAC डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका IUPAC नाम बनाना है। तो यहाँ से गिनती कर लो 1 2 3 4। तो 2 आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो क्या करेंगे 1, 2 2 बार है तो डाई, कितने कार्बन है 4, 4 को क्या करते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन से ई हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे तो एसिड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा जाके 1, 2 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बैक पेपर एग्जाम 2024 जो जून हुआ था उसमें आए हुए थे। आप लोग इस मेरी वीडियो अगर अच्छी लगा करें तो इसको शेयर भी किया करें, ठीक, कमेंट भी ये किया करें कि कोई हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया है, और लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।